ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। और हम कक्षा 9 विषय हिंदी के अंतर्गत दो बैलों की कथा का अध्ययन कर रहे थे और आज हम इसका भाग 2 पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुंशी प्रेमचंद ने दो बैलों की कथा, इस कहानी को आरंभ करने के लिए पहले गधे से जब बात शुरू की थी और उसके बाद उन्होंने गाय कुत्ते की बात करते हुए जब वो बैलों की तरफ आते हैं तो देखते हैं हमारी इस कहानी में आगे क्या कहते हैं। वे झूरी काची कि दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। बच्चों ये कहानी मैं आपको पहले भी सुना चुकी हूँ और मैं बताती हूँ आपको कि झूरी काची इस कहानी का नायक है और उसके पास दो बैल हैं जिसका नाम है हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के, देखने में सुंदर, काम में चौकस और डील में ऊंचे थे। ये बैलों की विशेषता बताई जा रही है। कैसे हैं ये बैल? दोनों पश्चिमी जाति के बैल हैं और देखने में कैसे दिखते हैं? बड़े ही सुंदर। साथ साथ में काम में कैसे हैं? चौकस, हमेशा चौकन्ने रहने वाले, और डील में ऊंचे, यानी उनकी जो ऊंचाई है, उनकी जो हाइट है वो काफी अच्छी है। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। देखिए, भाईचारा शब्द वैसे आता है मनुष्यों के लिए, लेकिन यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद ने बताया है कि साथ रहते रहते अगर पशुओं में भी प्रेम हो जाता है। हीरा और मोती दोनों में कैसा संबंध हो गया है? भाइयों जैसा। दोनों आमने सामने आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते हैं। आपने देखा होगा कि हम इंसान बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, लेकिन ईश्वर ने पशुओं को ऐसी भाषा नहीं दी है। तो वो जो अपने हाव भाव को जो समझते हैं वो मूक यानी शांत होके, जिसमें कोई ध्वनि नहीं होती है, तो उनका जो विचार विमर्श है, विचारों का आदान प्रदान कैसा होता है? मूक भाषा में होता है, जिसमें किसी तरह की कोई ध्वनि नहीं होती है। उनको अपने संकेतों और इशारों में ही समझना होता है। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अंडरलाइन कीजिए, कौन सी शक्ति की बात की गई है? गुप्त शक्ति की। अब लेखक यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि हम मनुष्य एक दूसरे से बोल करके, प्रकट करके अपने भाव बता सकते हैं, उसके बावजूद भी हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ सकते। लेकिन पशुओं में ईश्वर ने ऐसी एक छुपी हुई शक्ति दी है कि वो बोल करके कुछ प्रकट नहीं कर सकते, लेकिन एक दूसरे के हाव भाव से, एक दूसरे के क्या कह सकते हैं ना, बातों से, वो संकेतों से कुछ समझ जाते हैं। उनके पास ध्वनि तो नहीं है, वह मूक परामर्श ही करते हैं, मूक बातचीत ही करते हैं, लेकिन फिर भी यह गुप्त शक्ति किसको मिली है? सिर्फ पशुओं को ही मिली है। दोनों एक दूसरे को चाटकर, सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते और कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। लेखक ने बताया कि वो दोनों अपना प्रेम कैसे प्रकट करते थे? एक दूसरे को चाटते थे, सूंघते थे, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। अब जब मस्ती छूटती दोनों को तो दोनों क्या करते थे? सींग मिलाते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। अब सींग मिलाते हुए ऐसी बात नहीं थी कि वो लड़ाई कर रहे हैं, सिर्फ विनोद कहते हैं, मनोरंजन के लिए वो क्या करते थे? अपने सींगों को मिलाते थे। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ खुशखुशी, कुछ हल्की सी लगती है। जब आपने देखा होगा कि आपके दोस्तों के साथ जब तक आप मजाक नहीं करते हो, धौल धप्पों का मतलब शैतानी नहीं करते हो, तब तक मजा नहीं आता। ठीक वैसा ही कुछ संबंध हीरा और मोती का भी था, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा का अर्थ होता है बच्चों, इच्छा होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। यानी इन दोनों में भावना इतनी अच्छी थी कि कोई एक दूसरे पर अधिक बोझ नहीं डालना चाहता था। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। अब क्या करते? जब ये थके हुए शाम को आते, एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान मिटा लेते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते और नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। यानी देखो,
इनका कह सकते हैं भाईचारा इतना अच्छा था, इनका संगठन इतना अच्छा था, दोनों साथ में काम करते, साथ में खाते, साथ में मस्ती करते। यही बात मुंशी प्रेमचंद समझाना चाहते हैं कि जब पशु संगठन से रह सकते हैं तो इंसान भी तो मिलजुल कर रह सकता है। आगे देखेंगे हम। संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई यानी इन बैलों की जोड़ी को कहाँ भेज दिया? झूरी ने अपने ससुराल भेजा। बैलों को क्या मालूम कि हम कहाँ भेजे जा रहे हैं, और मालिक ने हमें उन्होंने समझा कि मालिक ने हमें क्या कर दिया है, बेच दिया है। और अपना यूं बेचा जाना दोनों बैल हीरा और मोती को बिल्कुल पसंद नहीं आया। अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक झूरी के साले गया को घर तक गोई को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। दांतों पसीना आ जाना मुहावरे का प्रयोग किया गया है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि बड़ी ही मुश्किल हुई हीरा और मोती को घर ले जाने में। किसे? गया को। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, और पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींगे नीचे करके हुंकारते, हुंक भरते। यानी दोनों ही बैल किसके नियंत्रण में नहीं आ रहे थे? गया के। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती, अगर उन्हें बोलने की ताकत दी होती, तो झूरी से पूछते, क्या पूछते? देखिए पशुओं का भावात्मक प्रेम, कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। हीरा और मोती कहना चाहते हैं अपने स्वामी को कि हमें क्यों निकाला जा रहा है, हमारे स्वामी ने, झूरी ने हमें अपने आप से दूर क्यों किया है? अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की थी। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? ये विचार किसके मन में आ रहे हैं? हीरा और मोती के मन में आ रहे हैं, और वो कहना चाहते हैं अपने स्वामी को कि हमें तुमने अपने घर से क्यों निकाल दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद वह स्थान है जहां पशुओं को चारा डाला जाता है, लगाए गए तो एक ने उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, दोनों हीरा और मोती जो बैल है उनका मन भारी हो रहा था। क्यों भारी हो रहा था? कि जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, किसका घर? झूरी का घर, वह आज उससे छूट गया है। यानी किसी से बिछड़ने पर मनुष्यों को ही दुख नहीं होता, पशु पक्षियों को भी उनसे भावात्मक लगाव हो जाता है। वह भी पीड़ा और वेदना को अनुभव करते हैं। ये नया घर, ये नया गांव, ये नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। बेगानों का अर्थ होता है बच्चों अपरिचित, अपने नहीं होना। दोनों ने मूक भाषा में सलाह की। मूक भाषा, ध्यान दीजिएगा, जानवरों की भाषा कैसी होती है? मूक, उसमें ध्वनि नहीं होती है, इसलिए बार बार ये शब्द आ रहा है। क्या सलाह की? कि एक दूसरे को कनखियों से देखा। कनखियों से देखना मतलब अपनी आंखों के इशारों से, और लेट गए। तब गांव में सोता पड़ गया। सोता पड़ना यानी गांव के सभी लोग जब सो गए तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले, जिससे बांधा था उन बैलों को, उन्होंने वह रस्सी तोड़ दी और घर की तरफ चले। दोनों ने क्या किया? सोचा कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। पर इन दोनों ने इस समय धुनी शक्ति आ गई थी, और एक झटके से में रस्सियां टूट गई। जब कोई भी व्यक्ति अपने मन में किसी काम करने का एक संकल्प ले लेता है तो उसकी जो शक्ति है बच्चों दुगनी हो जाती है। ये कहना चाहते हैं मुंशी प्रेमचंद। तो वह कितनी भी मजबूत रस्सी थी जिससे वो बांधे गए थे, दोनों ने क्या किया? निश्चय जब कर लिया तो उस बड़ी रस्सी को छुड़वाकर वो भाग गए, मजबूत रस्सी को। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। वे उसके घर पहुंच गए। किसके घर पर? झूरी के घर पर।
और कहाँ खड़े, चरनी पर जहाँ वे चरते हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, जिससे कि वो बांधे गए थे उनकी गर्दन पर। घुटने तक पांव कीचड़ में भरे हैं। अब वो जब भागते हुए आए हैं, रास्ते को पार करके, रात का समय था, तो उसके पांव किससे भरे हैं, कीचड़ से। और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा था। देखो, स्नेह कैसा, स्नेह का अर्थ होता है बच्चों प्रेम, और प्रेम कैसा, विद्रोहमय, कि देखो तुम्हारे प्रेम के कारण, स्नेह के कारण हम विद्रोह करके आ गए हैं। और ये विद्रोह किसके साथ हुआ था बच्चों, किसके साथ किया उन्होंने, गया के साथ, कि वे गया के घर से भाग निकले हैं, रस्सी तुड़वाकर कहां पहुंच गए हैं, झूरी के घर पे। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। आप इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। क्या कहा गया है कि सिर्फ प्रेम हीरा और मोती में ही नहीं था, हीरा और मोती के साथ साथ किसमें प्रेम उमड़ आया, उनके स्वामी झूरी में। क्या किया उसने, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। देखिए, ये है भावात्मक प्रेम, एक किसान का अपने पशुओं के प्रति लगाव। लोग अपने बच्चों को गले लगाते हैं, और किसान ने किसको गले लगा लिया है, अपने उन बैलों को। प्रेम से आलिंगन करना, प्रेम से आलिंगन का अर्थ होता है प्रेम से अपनी बाहों में भर लेना, और साथ में चुंबन, चुंबन का मतलब है कि हम जिस तरह से माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, किसान जो है झूरी किसे प्रेम कर रहा है, अपने दोनों हीरा और मोती को। यह वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अगर कोई दृश्य को देखे तो वो मन को हर लेने वाला, यानी सभी को प्रसन्न कर देने वाला दृश्य था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। किसका स्वागत हो रहा है बच्चों, दोनों बैलों का। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व न होने पर भी, हो सकता है ऐसी घटना पहले हुई हो, अभूतपूर्व का अर्थ होता है जो पहले कभी ना घटा हो, पर महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, बच्चों की जो सभा थी, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए कि ये दोनों पशुओं ने क्या किया है, जो वीरता का काम किया है, तो निश्चित रूप से इनकी सराहना तो होनी चाहिए। तो क्या किया जाए, कोई अपने घर से क्या लेकर आए, रोटियां लाए, कोई गुड़ लेकर आए, कोई चोकर लेकर आए, और भूसी लाकर उन बैलों का स्वागत करते हुए बड़े प्यार से उनको खिलाने लगे। हाँ, तो देखेंगे, एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। अब जब बाल सभा है और बाल सभा में बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे बच्चे अपना अपना विचार प्रकट करते हुए कुछ न कुछ कहते हैं। क्या कहते हैं, एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे, तो दूसरा क्या कहता है, दूसरे ने उसकी बात का समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बच्चा क्या बोलता है, बैल नहीं, उस जन्म के आदमी हैं, कि इनकी बुद्धि तो बड़ी ही चतुर है, ये तो माना कि बैल है, लेकिन है ये कैसे, समझदार आदमी जैसे। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। जब बच्चों ने ऐसा विचार प्रकट किया, तो कोई भी उनके सामने उनके विचारों का असमर्थन नहीं कर सकता था। प्रतिवाद। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, उसको गुस्सा आया, क्योंकि मैंने तो इसे अपने पीहर में भेजा था और वहां से ये रातों रात इधर आ गए। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन काम न किया और भाग खड़े हुए। हीरा और मोती को गुस्से में तिल मिलाते हुए क्या कहा, झूरी की पत्नी ने कौन सी संज्ञा दी है, नमक हराम की, कि मेरा नमक खाते हैं लेकिन उनसे काम नहीं होता। झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप, आक्षेप का अर्थ होता है बच्चों आरोप, न सुन सका, क्योंकि झूरी को भी अपने दोनों बैलों से प्रेम है। नमक हराम क्यों है, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है। चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते, पक्ष ले रहा है कौन, झूरी, किसका, अपने बैलों का, हीरा और मोती का। स्त्री ने रौब के साथ कहा, क्या कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिलाकर रखते हैं। अब जो व्यंग में बात कही है झूरी ने,
किसके बारे में? उनके पीहर के बारे में। हो सकता है कि इन बैलों को भूखा मारा गया हो तभी बैल आए हों, लेकिन वापस गुस्से के साथ क्या कहती है पत्नी कि बैलों को खिलाना तो तुम ही जानते हो, बाकी दुनिया के लोग तो क्या करते हैं, पानी पिलाकर ही बैलों को पालते हैं। झूरी ने चिढ़ाया। कई बार होता है कि जब पत्नी गुस्सा करती है तो पति को उसे और गुस्सा दिलाने में बड़ा ही आनंद आता है, और वही काम किसने किया है? झूरी ने किया है। क्या कहा? चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिड़ी, और देखो उसका गुस्सा और बढ़ा। क्या बोलती है? भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, चाहे खाएं चाहे मरे। अब नेचुरल सी बात है, गुस्सा आ गया है किसको? स्त्री को, पत्नी को। किसकी? झूरी की पत्नी को। और सारा गुस्सा किस पे निकलने वाला है? बैलों पे निकलने वाला है। तो उसने कह दिया कि तुम्हें सिर्फ बैल को पालना आता है, तुम बड़े प्रेम से रखते हो, लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं? बैलों से खूब मेहनत करवाते हैं और तुम वो मेहनत नहीं करवा सकते। और मैं देखती हूँ आज इन हीरा मोती को सबक सिखाऊंगी, ना तो मैं उनको खली देने वाली हूँ, ना उनको चोकर मिलेगी, और सूखे भूसे के सिवा उनको आज मैं कुछ भी खाने में नहीं दूंगी। वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। और आपको पता है पत्नी का या घर की स्वामिनी का हुक्म तो मानना पड़ता है, तो नौकर को क्या कर दिया गया? पहले से ही चेतावनी दे दी गई कि नहीं, बैलों को क्या देना है? सिर्फ खाली भूसा देना है। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। यानी आज के खाने में उनको बिल्कुल भी आनंद नहीं आया। किसे? हीरा और मोती को। अब देखेंगे आप क्या खाएं, आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। अब उनको क्या आशा थी कि निश्चित रूप से हमारा स्वामी आएगा और हमारे खाने का प्रबंध करेगा। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता वे? मालकिन मुझे मार ही डालेगी, क्योंकि वह तो नौकर है और उसको डर लगता है। चुरा कर डाल आ। और ये आदेश किसने दिया? झूरे ने। झूरी देखो अपनी पत्नी से चुराकर भी उन बैलों को अच्छा खाना देना चाहता है। ये किसान का अपने किसके प्रति? बैलों के प्रति लगाव है। न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, और जब आपकी पत्नी मुझे डांटेगी तो आप भी उनकी साइड में ही बोलोगे। ये बात कौन कहता है? उनका नौकर कहता है। आगे देखिए। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैल ले चला। अब की उसने दोनों बैलों को गाड़ी में जोता। पहले वो खुला लेके चला गया था, लेकिन अब वो समझ गया है कि इसने पहले भी मुझे रास्ते में बड़ा परेशान किया था, तो पहले से गाड़ी साथ में ला। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई पे गिराना चाहा। बच्चों देखना, यहाँ पे मोती जो है बड़ा ही शैतान बैल है, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। प्रश्न बनेगा आगे जाके कि दोनों बैलों में से सहनशील कौन था? तो हमारा उत्तर होगा हीरा सहनशील था और मोती थोड़ा शैतान। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया गया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। यहाँ पे देखो अपने बैल में और झूरी के बैलों में अंतर हो रहा है। जो शैतानी उन्होंने कल की थी, हीरा और मोती जब लाए गए, लेकिन वो रात को जब भाग गए थे, आज उसी सजा का उनको फल मिल रहा है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था, यानी कभी उनके साथ मारपीट नहीं होती थी। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे और यहाँ मार पड़ी। देखो जैसे ही उनके साथ जब झूरी बोलता था तो दोनों दौड़ के इसके सामने जाते थे, और यहाँ पर क्या कर रहा है? गया उनको मार रहा है। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, पर उस पर मिला सूखा भूसा। कहीं ना कहीं इन दोनों बैलों के आत्मसम्मान को तो ठेस पहुंची ही, लेकिन आज भोजन में भी क्या मिला है? सिर्फ सूखा भूसा मिला है।
नांद की तरफ, हाँ तो नांद की तरफ आंखें तक न उठाई और इस घटना से वो दोनों परेशान हुए। उन्होंने भी नांद की तरफ नहीं देखा। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वे मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। दोनों बैल अपनी प्रकृति से जिद्दी हो गए हैं। वे बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं किसका, गया का। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया, यानी नियंत्रण से बाहर हो जाना। अब उसे सहन नहीं हुआ, किससे, हीरा से। हल लेकर भागा, हल रस्सी जुआ जो सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में ही नहीं आते, यानी इन दोनों ने विद्रोह कर दिया है। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, कि कल तो हम भाग गए थे, लेकिन आज भागने की जो हम कोशिश करेंगे तो वो बिल्कुल बेकार जाएगी। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, यानी तुम्हें इतना जोर से नाक पे मारा तो निश्चित रूप से तुम्हें बहुत पीड़ा हुई होगी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। कौन बोलता है, हीरा। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। ये देखिए, कुछ बातों को समझना। तो हीरा ने क्या कहा कि हमारी जाति क्या है, बैल की जाति है, पशु की जाति है, काम तो हमें करना ही पड़ेगा और मार खाना हमारा भाग्य है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, क्या समझाया, भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक तो गिरा दूंगा। देखिए, अपने सामने आता देखकर, आक्रमण की स्थिति को देखकर वो दोनों मानसिक रूप से तैयार हो गए हैं। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले गया, ले चला। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया, गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता और उसके तेवर देख गया उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। यानी दोनों ही बैलों के आव भाव को देख करके जो गया और उसके साथ आदमी जो आए थे वो समझ गए थे कि अगर इस समय हमने इन बैलों से पंगा लिया तो निश्चित रूप से हमारी ही हानि होगी, हमें ही कोई ना कोई नुकसान यह पहुंचा सकते हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देखकर चली आई। और उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। देखो, उन दोनों बैलों को उनके द्वारा दिया गया भोजन पसंद नहीं आ रहा था, उन्होंने नान में मुंह ही नहीं डाला। लेकिन आपको इस चित्र में एक बालिका नजर आ रही है। ये बच्चों, ये बालिका अपने हाथ में दो रोटी लेकर आई है और बड़ी स्नेह के साथ आकर के जब हीरा और मोती के सामने प्रेम से जब इसने ये रोटियां रखी है तो इसके प्रेम के द्वारा, इस प्रेम के भाव को समझकर इन रोटियों को इन्होंने खाया है। आगे देखते हम। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी मां मर चुकी थी, सौतेली मां उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। जब दो समान भावनाओं के जो लोग होते हैं साथ में रहते हैं तो एक दूसरे के कष्टों को सहन कर लेते हैं। यहाँ हीरा और मोती भी किसान से बिछड़कर दुखी हैं और भैरों की जो बेटी है जो इनके लिए रोटी लेकर आई है, ये भी अपनी सौतेली माँ से मार खाती रहती है। तो दोनों के मनोभाव मिल जाने के कारण इन दोनों में भी आत्मीयता हो गई है। और इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों। धन्यवाद।